अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो। इस चैनल पे आपको मिलेंगे मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस। सो चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार में बवक्त मिल सके। सो चलते हैं आज के टॉपिक की जाने। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ये पीड्स का एक सेक्शन स्टार्ट किया गया है जिसके अंदर हम पीड्स से रिलेटेड टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो जो है वो न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स पर थी। ये वीडियो हमारी न्यूनेट फीडिंग और इन्फेंट फीडिंग के ऊपर है। न्यूनेट और इन्फेंट के अंदर क्या डिफरेंस है? 1 दिन से लेकर 28 दिन तक के बच्चों को हम न्यूनेट का नाम देते हैं, जबकि 1 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों को हम इन्फेंट के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग को, टाइप्स ऑफ फीडिंग को, क्लोस्ट्रम किसे कहते हैं, क्लोस्ट्रम के एडवांटेजेस को, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब मदर फीड को, मदर फीड स्टार्ट करवाने का तरीका, मदर फीड के फ़ायदे कितने हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब वो कौन कौन सी अलामात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए फीड से अवॉइड करवाते हैं, रिफ्लेक्सेस कौन कौन से हैं जो मदर और बच्चे के अंदर चेक किए जाते हैं कि आया मदर जो है वो फीड करवाने के काबिल है, बच्चा जो है वो फीड करने के काबिल है, वो कौन कौन से 5 स्टेप हैं जिसको फॉलो करते हुए हम अच्छी फीड करवा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग के अंदर लिखा हुआ है फीड अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेड वेट। जो बच्चे का वेट होता है उसके हिसाब से ही उसको हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही होती है। याद रखिएगा 110 किलो कैलोरी पर केजी रिक्वायरमेंट होती है उसकी। इसके अलावा 5 ऑन्स पर केजी के हिसाब से उसकी मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है पर डे के लिए। वाटर के रिक्वायरमेंट जो है वो 150 ml पर केजी पर डे के लिए है। मिल्क शुड नॉट बी डाइल्यूटेड आफ्टर 12 वीक ऑफ एज। जब बच्चा 12 हफ्तों का हो जाए उसके बाद हमने उसको मिल्क डाइल्यूट करके नहीं देना होता। डाइल्यूट करने से मुराद वो हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा नो शुगर शुड बी एडेड टू द बॉटल फीड स्पेशली इफ द बेबी इज ऑल्सो ब्रेस्ट फीड। हमने कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करनी होती। इसके अलावा विनिंग डाइट शुड बी स्टार्टेड एट 4 to 6 मंथ ऑफ एज। जब बच्चा 4 से 6 महीने का हो जाए उसके बाद हमने उसको विनिंग डाइट स्टार्ट करवानी होती है। विनिंग डाइट किसे कहते हैं? सेमी सॉलिड फूड, मतलब 6 महीने बाद जो उसको फीड के अलावा जो उसको सेमी सॉलिड चीज़ दी जा रही होती है, सेमी सॉलिड डाइट दी जा रही होती है, उसको हम विनिंग डाइट कहते हैं। इसको हम कंप्लीट आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके बाद लिखा है टाइप्स ऑफ फीडिंग के अंदर आती है सबसे पहले एक्सक्लूसिव फीडिंग, मतलब सबसे बेहतरीन फीड कौन सी है? ओनली द ब्रेस्ट फीडिंग, नो गुट्टी, नो वाटर, नो सॉलिड, नो अदर मिल्क। बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन फीड मदर फीड होती है। उसके अलावा उसको हम ना कोई घुट्टी दें, ना कोई एक्स्ट्रा उसको वाटर दें, ना कोई उसको कावा पिलाएं, ना कोई उसको सॉलिड चीज़ खिलाएं, ना कोई इसके अलावा दूसरा कोई मिल्क दें। पार्शली ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर क्या चीज़ आती है? मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग प्लस विनिंग डाइट स्टार्ट 4 to 6 मंथ एंड टिल 2 ईयर। पार्शली ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब क्या है? जब बच्चा 4 से 6 महीने का हो जाता है उसके बाद उसको जब सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट कराया जाता है, सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट करवाई जाती है, तो वो फीड उसके बाद पार्शली फीडिंग पर उसको मुंतकिल कर दिया जाता है। मतलब 6 महीने तक उसको कंटिन्यूसली हम उस ओनली मदर फीड पर रखते हैं। उसके अलावा जब 6 महीने का हो जाता है हम सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट करवा देते हैं। और वो हम सेमी सॉलिड डाइट कब तक उसको स्टार्ट करवाए रखते हैं? 2 साल तक। आर्टिफिशियल फीड या आर्टिफिशियल मिल्क का मतलब क्या है? फॉर्मूला मिल्क आर ह्यूमनाइज्ड, दैट इज दे कम वेरी क्लोज टू द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। मतलब वो मिल्क जो कि मदर मिल्क से मिलता जुलता हो, मदर मिल्क के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स जो जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो मिल्क दूसरे मिल्क के अंदर मौजूद हों, उसे हम आर्टिफिशियल मिल्क कहेंगे, जो कि बच्चों को अक्सर दिया जाता है। फार्मूला मिल्क बने बनाए भी मिलते हैं प्री मेच्योर के, BF मल, लैक्टोजिन वगैरह। अच्छा, आर्टिफिशियल फीड हम किस लिए देते हैं? अभी हम कॉन्ट्राइंडिकेशन वगैरह उस पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि हम आर्टिफिशियल फीड हम बच्चों को क्यों देते हैं। आर्टिफिशियल फीड अगर हम बच्चों को दे दें तो उसकी डाइल्यूशन के लिए जाहिर सी बात है हम उसको डायरेक्ट तो फीड नहीं देंगे। अगर हम किसी बच्चे को काऊ मिल्क देना चाह रहे हैं तो काऊ मिल्क हम उसको डायरेक्ट तो नहीं दे सकते, उसको हमने फर्दर डाइल्यूट करना होगा। तो फर्स्ट 10 डेज बेबी को अगर हम 1 पार्ट काऊ मिल्क ले रहे हैं तो हमने 2 पार्ट उसको वाटर डाइल्यूट करना है। अगर 10 से 12 या 20 डेज तक का बेबी है
तो अगर हम उसके लिए 1 पार्ट काउ मिल्क ले रहे हैं तो उसके अंदर हमने 1 पार्ट ही वाटर ऐड करना है। अगर बेबी 2 मंथ्स से ऊपर चले गया, 2 मंथ्स तक का है, तो अगर हम काउ मिल्क ले रहे हैं 2 पार्ट्स तो वाटर लेंगे उसके अंदर 1 पार्ट। इसको छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर हम 1 पार्ट वाटर 1 पार्ट जो है वो काउ मिल्क ले रहे हैं और 2 पार्ट्स वाटर ले रहे हैं। अगर 1 लीटर हम मिल्क लेते हैं, काउ मिल्क 1 लीटर लेते हैं, तो उसके अंदर हमने 2 लीटर जो है वो वाटर ऐड करना होगा डाइल्यूशन के लिए। इसके अलावा अगर हम 10 से 20 दिन के अंदर अंदर के जो बच्चे हैं उनको काउ मिल्क देना चाह रहे हैं तो 1 पार्ट काउ मिल्क लेना है और 1 पार्ट ही वाटर ऐड करना है। अगर हमने 1 लीटर काउ मिल्क लिया तो 1 लीटर ही उसके अंदर वाटर ऐड करना है। अप टू 2 मंथ्स, 2 मंथ तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या डाइल्यूशन का क्या प्रोसेस है, उसके अंदर हम अगर 2 पार्ट काउ मिल्क लेंगे। 2 पार्ट अब क्यों लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चले जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इजाफा होता चले जाएगा, उसकी जो फीडिंग की डिमांड है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो वाटर की डाइल्यूशन उसमें क्या हो जाएगी, 1 पार्ट। थर्ड पर है हमारे पास व्हाट इज क्लोस्ट्रम। क्लोस्ट्रम किसे कहते हैं? द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी द ब्रेस्ट secrete colostrum. It is yellow and thicker than the latter milk and it only secreted in small amount. colostrum किसे कहते हैं? जो डिलीवरी के बाद कुछ टाइम तक जो मदर को मिल्क आ रहा होता है येलो कलर का, थोड़ा थिक, नॉर्मल मिल्क से थोड़ा सा हटकर, वो मिल्क कहलाता है क्लोस्ट्रम। और वो कुछ स्मॉल अमाउंट में आता है। कुछ मदर को वो जो है वो 24 आवर्स तक आता है, कुछ मदर को जो है वो 2 से 3 दिन तक ये मिल्क आता है। उसके बाद जो है वो नॉर्मल जो मिल्क होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है। क्लोस्ट्रम के एडवांटेजेस क्या आते हैं? अच्छा, क्लोस्ट्रम कुछ हमारे इलिटरेसी की वजह से कुछ घरों में के अंदर ये मिल्क नहीं पिलाया जाता। जो डिलीवरी के बाद फर्स्ट मिल्क आता है उसको वेस्ट कर दिया जाता है। अब आप उसको एडवांटेज सुन लें कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर उसको हेल्प आउट कर रही होती हैं। एडवांटेज क्या है क्लोस्ट्रम के? एक्ट एज अ फर्स्ट इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द सर्टेन बैक्टीरिया एंड वायरस, इट सर्टेन मोर एंटीबॉडीज एंड WBC। जो क्लोस्ट्रम है उसके अंदर इम्यूनाइजेशन इंक्रीज करने की पावर ज़्यादा होती है। बच्चे की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने, एंटीबॉडीज़ को इंक्रीज करने की ताकत ज़्यादा होती है ताकि वो बैक्टीरिया और वायरस से ज़्यादा लड़ सके और अपने आप को महफूज बना सके। इसके अलावा रिच ग्रोथ स्टिमुलेट बेबी इमेच्योर इंटेस्टाइन टू डेवलप। जो बेबी की इंटेस्टाइन है उसको डेवलप करने, उसको इमेच्योर से मेच्योर बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। एक्ट एज अ लेग्जेटिव, हेल्प टू पास मैकोनियम। मैकोनियम किसे कहते हैं? जो बच्चा फर्स्ट स्टूल पास करता है उसे हम मैकोनियम कहते हैं। जिन बच्चों को क्लोस्ट्रम मिल्क दिया जाता है उनको ईजी होता है क्लोस्ट्रम पास करने में। इसके अलावा जो क्लोस्ट्रम मिल्क है वो जॉइंटिस से बचाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। अब है हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब मदर फीड। लिखा है ह्यूमन मिल्क इज रिकमेंडेड एज द एक्सक्लूसिव न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर द फीडिंग फुल टर्म इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ। जो स्टार्टिंग के 6 मंथ होते हैं बेबी के लिए, फुल टर्म बेबी के लिए, उससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट, एक्सक्लूसिव न्यूट्रिएंट सोर्स जो है वो चाहिए होती है। एक्सक्लूसिव जो है वो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मदर फीड के अंदर ही मिल सकते हैं। इसके अलावा अच्छा, फुल टर्म बेबी किसे कहते हैं? जो बच्चे पैदाइश टाइम पर पैदा हो जाते हैं, जो टाइम है उस टाइम पर पैदा हो जाते हैं, 27 से लेकर 42 वीक्स के अंदर अंदर तक, उन्हें हम फुल टर्म बेबी कहते हैं। इसके अलावा जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं उन्हें हम प्री टर्म या प्री मेच्योर बेबी कहते हैं। और पोस्ट टर्म जो टाइम के बाद पैदा हो। अच्छा, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। 6 महीने तक हमें सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है बच्चों को, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव न्यूट्रिएंट सोर्स चाहिए होती है हमें कोई, जो बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करे। वो सोर्स ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा और किसी में नहीं है। इसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर बर्थ एंड शुड, आफ्टर बर्थ ही हो गया, एंड शुड बी कंटिन्यू विद द एडिशन ऑफ सॉलिड फूड एटलीस्ट थ्रू द फर्स्ट 12 to 24 मंथ।
उसके बाद हमने क्या करना है, जब बच्चा 6 महीने का हो गया उसके बाद हमने वीनिंग डाइट स्टार्ट करवानी है। वीनिंग डाइट किसे कहते हैं, सेमी सॉलिड फूड। सेमी सॉलिड फूड हमने कब तक करवाना होता है उसको, ऑलमोस्ट 2 ईयर तक, 2 साल तक हमने उसको सेमी सॉलिड फूड और प्लस ब्रेस्ट फीडिंग पर रखना होता है। अच्छा, ये जो हम लेक्चर कवर कर रहे हैं या जितने टॉपिक हम कवर करेंगे वो तमाम के तमाम होंगे नॉर्मल बेबीज़ पर। जो नॉर्मल बेबी हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है मदर फीड करने के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी बात कर रहे हैं। इसके बाद इसके अलावा लिखा हुआ है, इट इज़ एन आइडियल फीड इन्फेंट एंड हैज़ नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर आर्टिफिशियल फीड। जो मदर फीड है वो इन्फेंट के लिए बेहतरीन है, एडवांटेज है उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल फीड को अगर हम कंपेयर करें मदर फीड से तो मदर फीड ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क को हम कंपेयर करें अगर काउ मिल्क से, तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कैलोरीज, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एल्बुमिन, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट या न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। जबकि काउ मिल्क के अंदर भी ये तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, बस इनकी परसेंटेज के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। ब्रेस्ट मिल्क, मदर मिल्क के अंदर जो है वो कैलोरीज 67 होती है, काउ मिल्क भी के अंदर भी 67 होती है। वाटर जो है वो 87% पाया जाता है, काउ मिल्क के अंदर भी 87% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 7.4% मदर मिल्क के अंदर, काउ मिल्क के अंदर 4.4। फैट जो है 3.5 मदर मिल्क के अंदर, 3.5 ही काउ मिल्क के अंदर। प्रोटीन 1.5 ह्यूमन मिल्क के अंदर, 3.5 काउ मिल्क के अंदर। लैक्टो एल्बुमिन जो है 60:40 ह्यूमन मिल्क के अंदर, 20:80 काउ मिल्क के अंदर। सोडियम 15 मिलीग्राम ह्यूमन मिल्क के अंदर, 60 मिलीग्राम काउ मिल्क के अंदर। फॉस्फोरस 15 मिलीग्राम ह्यूमन मिल्क के अंदर, 90 मिलीग्राम काउ मिल्क के अंदर। कैल्शियम 30 मिलीग्राम ह्यूमन मिल्क के अंदर, 120 मिलीग्राम काउ मिल्क के अंदर। आयरन 0.5 mg 0.5 मिलीग्राम ह्यूमन मिल्क के अंदर और 0.1 मिलीग्राम काउ मिल्क के अंदर। अगर आप थोड़ा गौर करें तो काउ मिल्क के अंदर थोड़ी चीज़ें इंक्रीज हैं, जैसे कि सोडियम 60 ज़्यादा है, फॉस्फोरस 90 ह्यूमन मिल्क से अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा है, कैल्शियम 120, तो कुछ चीज़ें हमें काउ मिल्क के अंदर ज़्यादा हैं। तो जिन बच्चों को आर्टिफिशियल मिल्क या काउ मिल्क दिया जाता है, इसीलिए स्टार्टिंग के अंदर उसको उसकी डाइल्यूशन के अंदर हम वाटर ज़्यादा ऐड करते हैं, और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करना स्टार्ट कर देता है तो उसकी जो वाटर की डाइल्यूशन है उसको हम कम करना स्टार्ट कर देते हैं। इनिटिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। हम मदर को सबसे पहले इनकरेज करेंगे कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाए। इसके अलावा सक्सेसफुली लैक्टेशन के लिए हमने क्या करना होता है, हम नोटिस करें कि जो बेबी है वो ब्रेस्ट के निपल को फ्रिक्वेंटली कंटिन्यूसली जो है वो सक कर रहा है। सक करने से होगा क्या, मदर के अंदर कुछ इसेंशियल हार्मोन्स सिक्रेट होंगे जो कि मिल्क बनाने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा ड्यूरेशन फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज क्लोस्ट्रम इज सिक्रेटेड, ये हम पहले बात कर चुके हैं। जो डिलीवरी के बाद कुछ अरसा होता है, कुछ दिन होते हैं, कुछ अरसा नहीं कुछ दिन होते हैं, उसके अंदर जो मिल्क आ रहा होता है येलो कलर का थिक, उसे हम क्लोस्ट्रम के नाम से जानते हैं। और ये मिल्क कितनी क्वांटिटी के अंदर आ रहा होता है, 30 to 40 ml फर्स्ट डे के अंदर, 100 ml सेकेंड डे के अंदर, और 500 ml अप टू 12 डेज तक। अच्छा, ये जो जितनी भी क्वांटिटी लिखी हुई है, जैसे 30 to 40 ml लिखा है, 100 ml लिखा है, 500 ml लिखा है, ये इससे पहले जो हम कैलोरीज की बात कर चुके हैं, इनके अंदर कुछ बुक के अंदर वेरिएशन हो सकती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सब मिलती जुलती होंगी, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं पाया जाएगा। फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन हाफ एंड 1 आवर, डिलीवरी के बाद आधे से 1 घंटे बाद हमने मदर फीड स्टार्ट करवानी होती है। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन अप टू 10 to 15 मिनट, कितनी देर तक हमने बच्चे को फीड करवानी होती है, 10 से 15 मिनट तक। इसके अलावा हमने जो सेकंड लास्ट पॉइंट है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि हमने कंटिन्यूसली एक ही साइड से फीड नहीं करवानी होती। अगर हमने फर्स्ट टाइम जो है वो एक साइड से फीड करवा ली, तो नेक्स्ट जब बच्चा डिमांड करेगा या जब बच्चे का फीड का टाइम हो जाएगा तो हमने उसके ऑल्टरनेट साइड
यूज़ करना है फीड के लिए। इसके अलावा फीड करवाने के बाद हमने फ़ौरन बच्चे को सुपाइन पोजीशन के अंदर नहीं लिटा देना। उससे होगा क्या, बच्चों को अंदर सुपाइन, अगर हम बच्चे को फ़ौरन फीड करवाने के फ़ौरन बाद अगर हम उसको सुपाइन पोजीशन के अंदर लिटा देते हैं, तो अगर बच्चा वॉमिट करता है तो बच्चे के माउथ में वॉमिट आने के बाद दोबारा, जाहिर सी बात है वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटा होगा, तो वॉमिट आने के बाद दोबारा उसको एक्सपायरेट करने का खतरा होता है, सांस की नाली में वो जाने का खतरा होता है, जिससे जो है वो बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा अच्छा, इससे प्रिवेंशन क्या है, हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं। फीड करवाने के बाद माँ जो है बच्चे को अपने शोल्डर से लगाए, उसके बाद स्लोली जो है उसके जो बैक है उसको अगर रब करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो बच्चे की फीड हजम हो जाएगी। आपको डकार दिलानी होती है बच्चे को। अगर बच्चा डकार ले ले तो इसका मतलब वो फीड हजम कर चुका है। उसके बाद भी आपने उसको सुपाइन पोजीशन के अंदर नहीं लिटारना। उसके बाद जब बच्चे ने डकार ले ली, उसके बाद आप किसी भी एक करवट पर उसको लो लगाकर जो है वो लिटाड़ दें, ताकि अगर एक्सपायरेट करता भी है, ये नहीं है कि एक्सपायरेट अगर हमने उसको डकार दिला ली तो वो एक्सपायरेट वगैरह कुछ ना करे। अगर वो फिर भी एक्सपायरेट करता है, हमने उसको वन साइडेड होकर लिटाया हुआ है, अगर वो एक्सपायरेट करता भी है तो दोबारा माउथ के अंदर नहीं जाएगा, वो एक्सपायरेट बाहर आ जाएगा। सॉरी, अगर वो वॉमिट करता भी है तो वो एक्सपायरेट नहीं करेगा, वो माउथ से बाहर आ जाएगा। एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के लातादार एडवांटेजेस हैं, जिसको मैंने कुछ को कवर करने की कोशिश की है। लिखा है ब्रेस्ट मिल्क इज इनएक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होता है। इसके अलावा बस हमने करना क्या होता है, 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो मदर को प्रोवाइड करनी होती है। मिल्क इज अवेलेबल ऑल द टाइम। हमें मिल्क बार बार ढूंढने की या मिल्क को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बॉयल करने की कोई भी जो है वो चीज़ हमने नहीं होती। अवेलेबल ऑल टाइम अवेलेबल ये मिल्क होता है। इसके अलावा इट इज़ प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से पाक होता है। इट इज़ अवेलेबल एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो बेबी को जो बेबी को टेम्परेचर में मिल्क चाहिए होता है, वो ब्रेस्ट फीड के ज़रिए नेचुरली मिल रहा होता है। उसका टेम्परेचर कुदरती तौर पर मेंटेन होता है। इट्स कॉम्पोजिशन इज आइडियल फॉर इन्फेंट ग्रोथ। इसकी जो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब मदर फीड की जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका चार्ट पहले पढ़ चुके हैं। जो कॉम्पोजिशन है वो आइडियल होती है इन्फेंट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इट्स प्रोटीन इज इजीली टू डाइजेस्टेबल फॉर्म। जो मदर फीड के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इजीली जो है वो हजम होने के काबिल होता है। ब्रेस्ट फीडिंग इज इमोशनली सेटिस्फाई फॉर द मदर एंड हेल्प इन द एस्टेब्लिशिंग हेल्दी मदर चिल्ड्रन रिलेशनशिप। जो बच्चे मदर फीड करते हैं, जो माँ बच्चों को अपने फीड करवा रही होती हैं, इन दोनों में एक अलग रिश्ता कायम हो जाता है। ये अलग एक इमोशनली जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, इमोशनली एक बॉन्डिंग हो जाती है इनके अंदर, इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मदर फीड करवाएं। इसके अलावा इट कंटेन हाई लैक्टोज कंटेंट। मदर फीड के अंदर हाई लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज की एक टाइप है, वो हाई होती है ब्रेस्ट फीड के अंदर। इट प्रमोट्स इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस बाय सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसको हम आगे टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं, इसमें भी ज़्यादा बात करना बेकार है। इट कंटेन अम्यूनोग्लोबिन, IgG, IgA एंड प्रोटीन अगेंस्ट सर्टेन इन्फेक्शन। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर अम्यूनोग्लोबिन मौजूद होता है, IgG और IgA। ये करता क्या है, ये हमें काफ़ी सारे हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और काफ़ी सारी बीमारियों से बचाने में हेल्प आउट कर रहा होता है, जैसा कि ई कोलाई, कॉलेरा, पोलियो, गैस्ट्रोन्यूट्राइट्स, टेटनस, मेजल्स। इन तमाम बीमारियों से हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। IgA अम्यूनोग्लोबिन क्या चीज़ है, एंटीबॉडीज प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एडर टू द intestinal mucosa, injection antibodies from human colostrum. Milk provide local GIT immunity against organism enter the body through the GIT। इसका मतलब क्या है, जो IgA अम्यूनोग्लोबिन जो फॉर्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रिवेंट कर रही होती है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट कर रही होती है,
ये मौजूद कहाँ पर होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जितना लिक्विड मटेरियल मौजूद है, लिक्विड पार्ट मौजूद है, उन तमाम लिक्विड पार्ट के अंदर IgA अमीनोग्लोबुलिन मौजूद होता है। उस लिक्विड अगर अच्छा जो जितने भी लिक्विड फॉर्म है, सॉरी जितने भी लिक्विड पार्ट हमें हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, उसके अंदर IgA फॉर्म मौजूद होती है। तो जाहिर सी बात है जो हम मदर फीड करवा रहे हैं वो भी लिक्विड फॉर्म के अंदर है, तो लिक्विड फॉर्म मदर फीड के अंदर भी ये IgA मौजूद होता है, जो कि बेबी को हार्मफुल बैक्टीरिया से प्रिवेंट कर रहा होता है, उनसे फाइट कर रहा होता है। ये मौजूद IgA कहाँ मौजूद होता है? जैसे मैंने बता दिया है कि ये जो है वो बॉडी फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है, इंटेस्टाइनल मिकोसा के अंदर मौजूद होता है, इंजेक्शन एंटीबॉडीज फ्रॉम द ह्यूमन क्लोस्ट्रम के अंदर मौजूद होता है, मिल्क प्रोवाइड लोकल GIT जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, इसके अंदर भी ये IgA अमीनोग्लोबुलिन मौजूद होता है। अगर कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो ये GIT के अंदर ही उसको मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना आगे असर ना दिखाए। ब्रेस्ट मिल्क इज अ सफिशिएंट सोर्स फॉर द आयरन फॉर द फर्स्ट 4 to 6 month इन टर्म बेबी। टर्म बेबी किसे कहते हैं? फुल टर्म बेबी। टर्म बेबी का मतलब वो बच्चे जो टाइम पर डिलीवर हो गए। सफिशिएंट सोर्स ऑफ आयरन का मतलब क्या है? ये अच्छी सोर्स है हम आयरन प्रोवाइड करने की बच्चे को। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क आयरन इज वेल एब्जॉर्ब एज कम्पेयर टू काउ मिल्क। अगर हम कंपेयर करें काउ मिल्क के अंदर आयरन और ब्रेस्ट मिल्क के आयरन को, तो ब्रेस्ट मिल्क या मदर मिल्क के अंदर जो आयरन मौजूद होता है वो इजिली हजम हो जाता है बच्चों के अंदर एज कम्पेयर टू काउ मिल्क। इट कंटेन गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की जो है वो मदर मिल्क के अंदर एक अच्छी खासी अमाउंट पाई जाती है। विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर करता क्या है? हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करने के अंदर, अगर कोई हमें ज़ख्म हो जाए उसको फिल अप करने के अंदर ये हेल्प आउट कर रहा होता है विटामिन सी। इट कंटेन लैक्टोफ्राइन आयरन बाइंडिंग बाय प्रोटीन विच इनहेबिटेड बैक्टीरियल ग्रोथ। अच्छा, इसके अंदर लैक्टोफ्राइन भी मौजूद होता है जो कि क्या है? आयरन बाइंडिंग बाय प्रोटीन, आयरन और प्रोटीन की बाइंडिंग होती है। ये करते क्या है? ई कोलाई एक जो बैक्टीरिया है उसको क्या करता है? आयरन से महरूम कर देता है। ई कोलाई जब हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव होगा जब उसको आयरन मिल रहा होगा, अगर आयरन मिलना उसको बंद हो जाए तो ये ई कोलाई जो है वो डेथ हो जाती है उसकी। तो ये करता क्या है? लैक्टोफ्राइन करता क्या है? ई कोलाई जो बॉडी के अंदर अगर मौजूद हो तो ये आयरन उसको आयरन से महरूम कर देता है, उसके पास आयरन नहीं जाने देता, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, ये हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन अभी हमने पढ़े हैं। एडवांटेजेस मतलब कौन कौन से फ़ायदे हैं? काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ये कुछ हमने पढ़े हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं मदर फीड के। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मतलब वो कौन कौन सी अलामात हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम मदर फीड से अवॉइड करना बेहतर समझते हैं। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ब्रेस्ट फीडिंग, ये तो हम सबको पता है। मदर फीड के अंदर कोई भी ऐसी जो है वो कंडीशन नहीं है जिससे जिसको हम ये बोलें कि हम मदर फीड ना करवाएं। मदर फीड करवाना सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी है हमारी। बट मैटरनल और इन्फेंट मतलब मदर और बच्चे के अंदर कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम ब्रेस्ट फीडिंग से मना करते हैं। जो मिल्क है उससे हम मना नहीं करते कि ये मिल्क ख़तरनाक है या मिल्क हार्मफुल है, मिल्क अपनी जगह सही है, लेकिन मदर और बच्चे के अंदर कुछ कंडीशन अगर पाई जाएंगी, वो अभी कंडीशन हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो कंडीशन अगर पाई जाएंगी तो उसके बिहाफ पर हम मना करते हैं कि इसको मदर फीड ना करवाएं तो बेहतर है। मैटरनल मतलब मदर के अंदर क्या क्या चीज़ें अगर मौजूद होंगी या इनमें से कोई एक भी मौजूद होगी तो हम मदर फीड अवॉइड करेंगे। क्रॉनिक कोई डिजीज़ हो, उसको क्रॉनिक रेनल डिजीज़ हो या हार्ट की कोई डिजीज़ हो या ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी हो या माल न्यूट्रिशन हो। माल न्यूट्रिशन को भी इंशाल्लाह हम आगे टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं अच्छे से। माल न्यूट्रिशन शॉर्ट के अंदर न्यूट्रिएंट की उसके अंदर कमी हो। इफ़ मदर इज़ इमोशनली अनस्टेबल, जो मदर है वो इमोशनली अनस्टेबल हो, अनेबल टू फीड करवाने के काबिल ही ना हो, या साइकेट्रिक पेशेंट हो, या वो थोड़ी पागल हो, या उसको फिट्स वगैरह या उसको झटके वगैरह पड़ते हों, या फिर वो कोई ड्रग्स लेती हो, एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटी कॉन्वलेंट जो ड्रग्स होती हैं वो ले रही हो, या स्टेरॉइड ले रही हो। अगर इनमें से कोई भी एक अलामात मदर के अंदर एक या एक से ज़्यादा अलामात पाई जाएंगी तो हम अवॉइड करेंगे कि
बच्चे को मदर फीड ना करवाएं। इससे होगा क्या, अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई साइकेट्रिक जो है वो मदर है, तो उससे होगा क्या, वो फीड करवाते करवाते वो बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। उसको फिट्स अगर पड़ते हैं तो अगर ड्यूरिंग फीडिंग अगर उसको फिट्स पड़ने स्टार्ट हो गए तो वो खुद पे तो काबू उसका रहेगा नहीं, बच्चों को भी उससे नुकसान हो सकता है। इस वजह से हम उसको अवॉइड करते हैं कि मदर फीड ना करवाएं। इन्फेंट के अंदर कौन कौन सी ऐसी अलामात होंगी जिससे हम अवॉइड करेंगे कि भाई मदर तो फीड करवाने के काबिल है लेकिन बच्चा फीड करने के काबिल नहीं है। लिखा है ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन एब्सोल्युटली इज बेबी हैविंग ग्लैक्टोसीमिया। ग्लैक्टोसीमिया क्या चीज़ है? ग्लैक्टोसीमिया ऐसी कंडीशन है कि बच्चे के अंदर शुगर का लेवल हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। अगर बच्चे के अंदर शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से काफ़ी हाई हो तो अभी हम अवॉइड करते हैं कि मदर फीड ना करवाएं या उसको फीड ना करवाएं। ये कंडीशन एबनॉर्मलिटी के अंदर आ जाएगी या डिजीज़ के अंदर आ जाएगी। अभी हम फिलहाल बात करें नॉर्मल बेबी की, कि जो नॉर्मल बेबी होते हैं उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी मदर फीड करवाना। ये जो हम आगे ये जो पढ़ रहे हैं मदर फीड या मैटरनल जो हमने पीछे पढ़ा, ये वो कंडीशन है कि जो एबनॉर्मलिटी के अंदर आ रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई इन्फेंट प्रीमेच्योर है, प्रीमेच्योर बेबी कैन नॉट सकिंग ब्रेस्ट मिल्क एंड शुड बी गिवन एक्सप्रेस्ड मिल्क इनिशियली। अगर कोई प्रीमेच्योर है मतलब वक्त से पहले पैदा हो गया है तो उसके अंदर सकिंग पावर नहीं होती, इसलिए भी जाहिर सी बात है जब बच्चा फीड करने के काबिल ही नहीं है तो भी हम फीड नहीं करवाते। अगर कोई बच्चा क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो या जिनके तालू या लिप्स कटे हुए होते हैं, उनके वो काबिल है फीड करने के लेकिन वो सकिंग ही नहीं सही से कर सकते, इसलिए भी हम अवॉइड करते हैं कि इसको ये सकिंग करने के काबिल ही नहीं है बच्चा, तो इसलिए भी हम मदर फीड नहीं करवाते उनको। आगे हमारे पास रिफ्लेक्सेस कंसर्न विद ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब वो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस हैं जिनको हम चेक करेंगे कि आया ये बच्चा जो है वो फीड करने के काबिल है या ये माँ जो है वो फीड करवाने के काबिल है। फर्स्ट पर है हमारे पास रिफ्लेक्सेस इन बेबी, मतलब बच्चे के अंदर हमने रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं। उसके बाद हमने रिफ्लेक्सेस इन मदर, मतलब माँ के अंदर रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं। रिफ्लेक्सेस इन बेबी के अंदर कौन कौन से हैं? रोटिंग, सकिंग एंड सॉलोइंग। रूटिंग और सकिंग या सॉलोइंग अगर किसी को नहीं पता तो न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स के अंदर मैं इनको अच्छे से डिफाइन कर चुका हूँ। आई होप आप सबको समझ में आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है वीडियो का, वहाँ पर आप जाके न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स को पढ़ सकते हैं। रिफ्लेक्सेस इन मदर, मदर के अंदर वो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होंगे जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए ये डिसाइड कर सकते हैं कि आया ये जो है वो फीड करने के काबिल है, सॉरी फीड करवाने के काबिल है। प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स के अंदर लिखा हुआ है, अच्छा मदर के अंदर हम सिर्फ दो रिफ्लेक्स चेक करेंगे, प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स और लेट डाउन रिफ्लेक्स। प्रोलैक्टिन के अंदर क्या होगा इसको थोड़ा सा एज्यूम करके समझें। इन्फेंट स्टार्ट फीडिंग, जो इन्फेंट है उसने फीड स्टार्ट की, सकिंग स्टार्ट की, जो ब्रेस्ट के जो निपल हैं उसको सक करना फ्रिक्वेंटली सक करना स्टार्ट किया, तो होगा क्या वहाँ पर नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएंगे। जो मदर के ब्रेस्ट होंगे उसके अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट होंगे, वो नर्व इम्पल्स ट्रैवल करेंगे हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको एक्टिव कर देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के आप सबको पता होगा दो पार्ट्स होते हैं, ये दो कैटेगरी के अंदर उसको हम डिवाइड करते हैं, एक होता है एंटीरियर, सेकंड होता है हमारे पास पोस्टीरियर। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लूप को या एंटीरियर पार्ट को एक्टिव करेगा। एंटीरियर पार्ट ऑलमोस्ट 7 हॉर्मोन्स जो है वो बॉडी के अंदर रिलीज कर रहा होता है टाइम टू टाइम जब बॉडी को नीड होती है। उसके अंदर एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। तो हाइपोथैलेमस जब एक्टिव कर देगा एंटीरियर लूप को या एंटीरियर पार्ट को, तो वह एंटीरियर पार्ट को सिग्नल्स मिल जाएंगे कि यहाँ पर प्रोलैक्टिन की नीड है, तो वो प्रोलैक्टिन जो है वो रिलीज कर देगा। वो प्रोलैक्टिन कहाँ पर आएंगे? ब्रेस्ट एल्वोलाई के अंदर, जो ब्रेस्ट के अंदर एल्वोलाइज है छोटे छोटे, उसके अंदर वो प्रोलैक्टिन आ जाएंगे। अच्छा याद रखिएगा प्रोलैक्टिन जो है वो मिल्क नहीं है, मिल्क को बनाने के लिए एक चीज़ है या इंग्रेडिएंट है मिल्क को बनाने के लिए। जब वो ब्रेस्ट एल्वोलाई के अंदर आ जाएगा तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद होगा क्या, ये हो गई जो ब्रेस्ट के एल्वोलाई हैं उसके अंदर जो है वो ब्रेस्ट के जो एल्वोलाई हैं उसके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन हो गई, मिल्क बन गया। अब बेबी के माउथ तक निपल से बाहर कैसे जाएगा?
उसके लिए लेग डाउन रिफ्लेक्स काम करता है। लेग डाउन रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, लेग डाउन रिफ्लेक्स दोनों, अच्छा जब बेबी सक कर रहा होता है निपिल को, तो ये दोनों एक साथ ही काम कर रहे होते हैं। एक सिग्नल तो चले गया हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर लूप को एक्टिव किया, एंटीरियर लूप ने प्रोलैक्टिन को रिलीज किया, प्रोलैक्टिन ने मिल्क प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद उसी टाइम ड्यूरिंग सकिंग नर्व इम्पल्स ऑल्सो ट्रेवल, जो नर्व इम्पल्स होंगे, कुछ नर्व इम्पल्स दोबारा ट्रेवल करेंगे हाइपोथैलेमस के पास। उसके बाद हाइपोथैलेमस जो है वो पहले जो एंटीरियर लूप को एक्टिव किया था, अब वो पोस्टीरियर लूप को एक्टिव करेगा। पोस्टीरियर लूप जो है वो हमारी बॉडी के अंदर दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक है ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक का भी फिलहाल कोई काम नहीं, ऑक्सीटोसिन का काम है। तो जो नर्व इम्पल्स जा रहे हैं उन नर्व इम्पल्स के अंदर ये सिग्नल्स होते हैं कि कौन सा हार्मोन्स उनको रिलीज करवाना है। तो पोस्टीरियर लूप के पास जब चले जाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जब चले जाएंगे, तो वो रिलीज कर देंगे ऑक्सीटोसिन। अब होगा क्या, ब्रेस्ट के एल्वोलाई के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन, मिल्क बना हुआ है, अब वो बेबी के माउथ तक कैसे जाएगा। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होगा, ऑक्सीटोसिन को हमने क्यों रिलीज करवाया, मिल्क तो बन चुका है। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट मायोएपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट ऑन ब्रेस्ट एल्वोलाई एंड मिल्क इज फोर्स डाउन टू द ब्रेस्ट। ऑक्सीटोसिन करता क्या है, ऑक्सीटोसिन का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, वो मायोएपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मायोएपिथेलियल सेल्स क्या है, एल्वोलाई के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं, मतलब जिनसे एल्वोलाई बना है, जिन सेल से मिलकर एल्वोलाई बना है, उस सेल्स को हम मायोएपिथेलियल सेल्स कहते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन मायोएपिथेलियल सेल्स के पास आकर उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उनको निचोड़ेगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। उससे होगा क्या, जो एल्वोलाई के अंदर छोटे छोटे जो एल्वोलाइज हैं उनके अंदर जो मिल्क की प्रोडक्शन हो चुकी है, वो मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो निपल्स की तरफ आएगी। बेबी सक कर रहा होगा तो वो निपल से बेबी के माउथ में चली जाएगी। सिंपल सा प्रोसेस है। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, मायोएपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मायोएपिथेलियल सेल्स कहाँ पर मौजूद है, हमारे ब्रेस्ट के एल्वोलाई में मौजूद हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एल्वोलाई के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्शन जो है वो मिल्क की हो चुकी है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जाहिर सी बात है उसमें से मिल्क बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद वो मिल्क जो है वो निपल के पास जाएगा, बेबी सक कर रहा होगा तो वो बेबी के माउथ में चले जाएगा। अच्छा, ऑक्सीटोसिन का यहाँ पर सेकंड काम भी हो रहा होता है। हम क्यों प्रेफर करते हैं ज़्यादा के ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सबसे बेहतरीन फीड है। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज हो रहा होता है डिलीवरी के बाद, ऑक्सीटोसिन का एक और अहम किरदार ये भी होता है कि वो यूट्रस के साइज को नॉर्मल कंडीशन में लाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। एक ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, मायोएपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि जो ब्रेस्ट के अंदर एल्वोलाइज हैं उनके अंदर जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो बाहर आ सके, बेबी तक पहुंच सके। इसके अलावा वो यूट्रस के पास भी जाते हैं, यूट्रस के साइज को नॉर्मल करने के लिए। ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो यूट्रस का साइज थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसको अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ऑक्सीटोसिन एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ऑक्सीटोसिन के अलावा और कोई ऐसा हार्मोन्स नहीं है जो कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। इसीलिए जब बेबी जो है वो सकिंग करते हैं, बेबी को जब हम फीड करवाते हैं तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन से दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, जो यूट्रस का साइज है वो भी जल्द से जल्द नॉर्मल की कंडीशन में आ जाता है। कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करें तो अच्छे से फीड करवा सकते हैं। मदर शुड बी सिटिंग कंफर्टेबल रिलैक्स। मदर जो है जो फीड करवा रही है उसको हम कंफर्टेबल जो है रिलैक्स दें, उसको प्राइवेसी कंप्लीट दें, उसको किसी किस्म का स्ट्रेस में वो ना हो, प्रॉपर डाइट दें उसको, बिल्कुल रिलैक्स हो, ताकि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा हो। जैसे कि हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं मिल्क को प्रोड्यूस कराने के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर हमारा नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा होगा, अगर मदर का नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा होगा, तो मदर के जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो भी 100% हो रही होगी। जो यूट्रस का साइज नॉर्मल करने की बात है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करने की बात है, वो भी 100% हो रहा होगा। इसलिए मदर को कंफर्टेबल रिलैक्स हो बिल्कुल। इसके अलावा बेबी की पोजीशन हमने चेक करनी होती है कि बेबी को हमने अच्छे से पोजीशन पे लिटाया हुआ है। इसके अलावा अटैच द बेबी टू द ब्रेस्ट से जाहिर सी बात है फीड करवाने के लिए बेबी को हमने ब्रेस्ट से अटैच करना पड़ेगा, निपल से अटैच करना पड़ेगा ताकि वो सकिंग अपनी स्टार्ट करें। चेक फॉर द गुड अटैचमेंट। हमने बच्चे की अटैचमेंट को भी फॉलो नहीं, हमने बच्चे की अटैचमेंट को भी
नज़र में रखना है कि बच्चे की अटैचमेंट फीड करते वक्त क्या है। इसके अलावा चेक फॉर इफेक्टिव सकिंग, हमने बच्चे की सकिंग पे भी नोटिस करना है कि बच्चा अच्छे से फ्रीक्वेंटली फ़ौरन जो है वो फीड बार बार जो है वो सक कर रहा है, रुक तो नहीं रहा बीच के अंदर। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमने नोटिस करनी होती हैं। आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई आपको परेशानी हो, कोई क्वेश्चन आप सबके जहन में आ रहा हो, तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्द से जल्द आ जाएगी माल न्यूट्रिशन पर। ये जो वीडियो बनाने का मेरा प्रोसेस है, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, वो सिर्फ ये है कि आप तक ये नॉलेज अच्छे से पहुंच सके। तो आप सबका अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई आप में से राय देना चाह रहा हो कि इस चीज़ के अंदर ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।